जय हिंद मित्र, मैं मनोज सर आपके पूरा ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर फर्स्ट के। यहाँ पर हम लोग पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। आज हम लोग का यह चौथा वीडियो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम की डेट बहुत जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगी, इसलिए आप अपनी तैयारियों को रोकिएगा नहीं और लगातार कंटिन्यू वे में आप लोग उसको बढ़ाते रहिएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 51 है। 51 में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 51 में क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुदेशनात्मक सामग्री नहीं है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस, मटेरियल, इन सब चीजों को देने का प्रयास करता हूँ, जिसमें हिंदी और इंग्लिश किसी भी कोई पार्शियलिटी ना हो। दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें बताने का प्रयास यहाँ पर होता है, चाहे वो आपके कंटेंट हो, चाहे फिर वो आपके क्वेश्चंस पेपर हो। जूम क्लासेस में मैं लाइव पढ़ाता हूँ, उसमें आपके जितने भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उसको यूट्यूब पर जरूर डालते हैं। प्रेजेंट टाइम में यूनिट 9 चल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्ट एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुदेशनात्मक सामग्री नहीं है। कह रहा है कि वो वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जिसमें कह रहा पहला कह रहा ऑडियो पॉडकास्ट है आपका, दूसरा कह रहा है प्रिंटेड स्टडी गाइड है आपकी, तीसरा कह रहा ओवरहेड प्रोजेक्टर है आपका, चौथा आपसे कह रहा है यूट्यूब वीडियोज है आपका। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, यूट्यूब में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मिलता है, आपका इंस्ट्रक्शंस मिलता है, यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स में मिलता है, ऑडियो पोर्शन। लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, इसमें यहाँ पर हम लोग सेल्फ से ही मटेरियल को सेट करते हैं, तब जाके हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो। क्यों? क्योंकि यह जो है इंस्ट्रक्शन का एक इंफॉर्मेशन देने वाला एक आपका मटेरियल। यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ से आप कहते हैं कि ये समस्त क्रियाएं जो छात्र को सीखने में सहायता प्रदान करती है, वो उन सभी, मतलब कहते हैं अनुदेशन की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बताओगे वे समस्त एक्टिविटीज, ऑल ओवर एक्टिविटीज, समस्त क्रियाएं जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। क्या? ऑल ओवर स्टूडेंट के ऑल ओवर लर्निंग प्रोसेस जो होता है, उसमें जो हेल्पिंग चीजें होती है वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होती है। ठीक है, अनुदेशनात्मक तकनीकी के अंतर्गत आता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि मुद्रित सामग्री आ जाती है, शिक्षण मशीनें आ जाती है, कंप्यूटर है तथा श्रव्य द्रव्य सामग्री आती है, जैसे ऑडियो जो आपकी एग्जांपल में दी, ऑडियो और मुद्रित नोट्स है, ये सब के सब आते हैं। लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं आता, क्योंकि इसमें हम लोग को पहले से बनाकर तब हम जाके इसको प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो। चलिए हम लोग चलते हैं 52 की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 में कह रहा है आपसे विच अमंग 52 में आपसे कह रहा है कि which among the following can best be used as an asynchronous teaching aids। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मैंने आपको दो चीजें बता रखी है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होती है इसके बारे में चलिए सबसे पहले कह रहा है कि निम्नांकित में से किसी एक अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस सहायक शिक्षा सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। आपके स्काइप है, ब्लॉग्स है, फेसबुक पोस्ट है, ऑनलाइन चैट है, ईमेल है और गूगल हैंगआउट है। ठीक है, गूगल हैंगआउट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, जैसे आपका एसिंक्रोनस में क्या होता है और जिसमें हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से क्या क्या आपके रहता है। जैसे इसमें आपका एसिंक्रोनस में आपका आता है फेसबुक आता है, जैसे फेसबुक आता है सिंक्रोनस में, ब्लॉग्स आते हैं, स्काइप आता है, स्लाइड शो, आपकी स्लाइड शो आएगी,
क्या आएगी, स्लाइड शो आएगा आपका। ठीक, स्लाइड शो के बाद ब्लॉग्स आते हैं, ब्लॉग्स भी आपका ब्लॉग्स लिखा है, ब्लॉग्स आएगा। ब्लॉग से बाद फेसबुक एफबी आएगी आपकी, फेसबुक के साथ ट्विटर आएगा, ट्विटर के आप इतनी चीजें आपकी, और आपका इंट्रोडक्शन बोर्ड आता है, ये सब आता है। लेकिन यहाँ पर आपके ईमेल भी क्या आते हैं, ईमेल भी इसमें आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसमें जो है आपके ईमेल्स को भी लाके रखा गया है। ठीक है, ईमेल भी आपके आएंगे, ठीक है, ईमेल भी आएगा। लेकिन आपके आंसर को करेक्ट आंसर इसमें कौन कौन सा आएगा, देखिए ये आप इसमें जो है, देखिए स्काइप को नहीं रखेंगे, क्योंकि स्लाइड इसमें क्या रहता है, ब्लॉग्स आते हैं, ये जो आप जैसे मान लो सबसे पहले ब्लॉग्स आता है, ब्लॉग्स के बाद फेसबुक आता है, फेसबुक के बाद ईमेल्स आते हैं आपके। ये तीन चीजें जो है असिंक्रोनस में आता है। क्या आता है, असिंक्रोनस में, असिंक्रोनस में, बाकी सब आपके सिंक्रोनस में चले आएंगे। क्लियर है, बाकी सब ऑनलाइन चैट। देखिए असिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस जहां पे ऑफलाइन होता है, क्या होता है, ऑफलाइन होता है। वो जैसे ईमेल है, ईमेल को हमने डाल दिया, कोई भी बाद में देख लिया तब जाके रिप्लाई करेगा। फेसबुक में हमने पोस्ट डाल दी, अगर लाइव है तो ठीक है, नहीं लाइव है तो वो अपना बाद में वो आपकी पोस्ट को देखकर रिप्लाई करेगा आपका। ठीक है, ब्लॉग्स में भी इसी तरीके होते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं बहुत से लोग कि डेली वे की जो एक्टिविटीज है उन सब चीजों को यहाँ पर डालते हैं। क्लियर, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट है। चलो 53 की तरफ, 53 में आपसे क्या कहता है, 53 में देखेंगे, 53 में कहता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ऑडियो लिंगुअल एड्स इन ए क्लासरूम इज टू कीप स्टूडेंट टू डेवलप। कहता है कि एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नांकित में से किसके विकास में मदद करना है। पहला कह रहा, देखिए अब कह रहा कि श्रव्य भाषिक, श्रव्य मिस होता है सुनना, श्रव्य ऑडियो मतलब कह रहा श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग में जो है यूज किया जाएगा। अब सब देखिए सुनने में सबसे कह रहा है स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन स्किल, मतलब कहता है कि वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल। तो ये बताइए सुनने वाले के कोई मतलब ही नहीं है, ये करिए। फिर दूसरा कहता है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। अब देखिए श्रवण और भाषण कौशल, यही तो इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा, ऑडियो लिंगुअल एड्स, श्रवण और भाषण कौशल है, ये आपका हो जाएगा। फिर कह रहे हैं रीडिंग एंड राइटिंग, तो रीडिंग एंड राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, शब्दावली और व्याकरण से कोई मतलब नहीं। जब वो सही से सुन लेगा और बातों को समझ लेगा तो वो स्वयं उसमें जो है उसके हेल्पिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, कहते हैं कि एक शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिक्षण सहायक सामग्री में छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ उनमें अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को रोचक बनाती है। ऐसे हेल्पिंग जो होते एड्स होते, टीचिंग एड्स जो होते, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते, क्लास को जो है बहुत पावरफुल बनाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। सेकेंड ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका क्लियर। अब चलते 54 की तरफ। 54 में क्या कहता है, 54 में कहता है कि ए टीचर, क्या कह रहा है ए टीचर कंसिस्टेंटली मेक्स एन एफर्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग थ्रू यूज ऑफ वेरियस इंटरवेंशन। ठीक है, कह रहा है कि द अप्रोच एडॉप्टेड बाय हिम हर कैन बी इन द एम्बिट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। कहता है कि एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता है। उसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आ सकता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कंटिन्यू वे में प्रोसेस कर रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस में वर्क कर रहा है। तो जब कभी ऐसा होता है, वो भी क्लास में, एक शिक्षक जब कभी क्लास में कोई भी चीज करेगा तो वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगा।
ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट 54 क्वेश्चन देख। 54 क्वेश्चन में कहता है कि इसमें कह रहा है कि ए टीचर, क्या कह रहा है ए टीचर इंटेंड्स टू यूज transformation approach in teaching in order to ensure effective way of influencing students learning. Which of the following activities will be deemed appropriate in this context? कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने का उचित तरीका सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण में रूपांतरण परक उपागम का उपयोग करना चाहता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्रियात्मक उचित माने जाएंगे? ठीक है, कौन से क्रियात्मक उचित माने जाएंगे? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने के उचित तरीके शिक्षण को रूपांतरित करने वाले उपागम होंगे जो बहुत बेहतर तरीके से होंगे। तो इसमें कह रहा है कि पहला कह रहा है इसमें विद्यार्थियों के लिए सम्मान और विश्वास की भावना रखना। कह रहा है कि प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला ए वाला हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो देखिए ए वाले यहाँ पर हम देखेंगे, ए वाले में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ए वाला अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ए वाले को ले लेंगे, ये और कहीं है नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। इसका मतलब ए और डी ऑप्शन में से कोई दोनों एक ही ऑप्शन आपका सही होगा आपका। ठीक है, तो ए और डी में से आपका सही होगा। अब देखिए पहला बात सही है, कह रहा है कि प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर स्टूडेंट्स। दूसरे में ऑप्शन में क्या कह रहा है प्रमोटिंग कंटीजेंट रिवार्ड फॉर एफर्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों के प्रयासों के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना। अब बताइए रूपांतरण में पुरस्कारों को बढ़ावा देना हो सकता है, वो भी। फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों के कार्य में केवल तभी हस्तक्षेप करना जब निर्धारित मानक पूरे ना हो। बिल्कुल ये गलत है, तो सी वाला जहां उसको काट दो, सी वाला जहां उसको काट दो। ऑटोमेटिक जब आप ये तीनों आपके कट गए तो ऑटोमेटिक आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन का। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि प्रमोटिंग केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिविजुअल कंसिडरेशन, मतलब उच्च स्तरीय प्रत्याशाओं का संप्रेषण कर। ठीक है, इसी बारे में कह रहा है सावधानी पूर्वक समस्या समाधान और निजी पहल को बढ़ावा देने की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वे में जाता है। इसका डी ऑप्शन, ए डी और ई आपका एकदम करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं 56 की तरफ। 56 क्वेश्चन में देखते हैं क्या आता है। 56 क्वेश्चन में कहता है कि फॉर ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम इन कॉलेजेस which of the following instructional strategies may be considered appropriate। कह रहा कि कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, कह रहा शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति यथोचित होगी। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिप्लेसिंग लेक्चर वर्क बाय कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि व्याख्यान कार्य को कंप्यूटर के माध्यम से पुनः स्थापित करना होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अटेनिंग टीचिंग इन टर्म ऑफ कैन डू विल डू एनालिसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स रेडीनेस। कह रहा है कि रेडनेस के अनुसार, कह रहा है कि विद्यार्थियों की तत्परता स्तर के संदर्भ में कर सकता है या कर लेगा के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना है। ठीक है, शिक्षण के अनुकूल बना, जब कभी टीचिंग के अनुकूल आप शिक्षण के अनुकूल बना लेंगे तब वो आपके लिए क्लासरूम जो सिस्टम होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में काम देगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका बेटर बैठ रहा है, बी वाला ऑप्शन बेटर बैठ रहा है। फिर आप कह रहा है कक्षा में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति की शुरुआत करना।
बायोमेट्रिक की स्थिति की शुरुआत करना, ये अभी कारगर ज्यादा नहीं हुआ है क्लास के लिए। कह रहे शिक्षा अधिगम प्रणाली को प्रभावित बनाने की ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, तो सी वाला नहीं होगा, सी वाला कट कर दो, ये सी कट करा, ये सी कट करा, ये सी कट करा। जब सी आप कट कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सी आप कट कर दिए, ठीक है, सी यहाँ कट कर दिया आपने, तो देखिए ठीक है, यहाँ पर सी कट कर दिया, तो यहाँ पर ए वाला केवल आपका बचता है, ए बी डी और ई ऑप्शन आपका करेक्ट बैठता है। डी वाले में क्या कहते हैं, कह रहे हैं अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा पद्धतियों को बहुविध बनाना है, और ई वाले में कह रहा है उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों की संलिप्तता को बढ़ाना है। कह रहा है कि इन्वॉल्विंग स्टूडेंट गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग द अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है अकम्प्लिशमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों को देकर वो वहां पर इसको इन्वॉल्व कर रहना चाहता है, बिजी करना चाहता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। फिर कह रहा है आपसे फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट, कह रहा है कि प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कठिन है। सर्वाधिक कठिन है, अब देखो कौन सबसे ज्यादा कठिन है। इसमें कह रहा है कि व्यक्तियों और समूहों के ज्ञान को परिवर्तित करना, कह रहा है कि चेंजिंग द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। दूसरा कह रहा है चेंजिंग द स्किल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, कह रहा है व्यक्तियों और समूहों के कौशलों को परिवर्तित करना कठिन होता है, या व्यक्तियों और समूहों के ज्ञान को परिवर्तित करना कठिन होता है। फिर कह रहा है कि चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, मतलब व्यक्तियों और समूहों के प्रवृत्ति को परिवर्तित करना। चौथा कह रहा है व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों को, याद रखिए व्यवहारों को परिवर्तित करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बहुत ज्यादा टफ होगा, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, सर्वाधिक कठिन माना जाता है। अब चलते हैं 58 की तरफ। 58 में क्या कह रहा है कि विच, आपसे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू फिशबॉल स्टाइल ऑफ क्लासरूम लेआउट, कह रहे हैं कि कक्षा संरचना की फिशबॉल शैली के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। क्लियर, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है, हाँ कह रहा है कि स्टूडेंट्स सिट इज सी शेप फॉर्मेशन विथ टीचर एट द सेंटर, कह रहा है कि छात्र सी आकार की रचना में बैठते हैं और शिक्षक केंद्र में होता है। तो पहला ये गलत है आप। फिर दूसरा कह रहा है कि students are grouped together on small table so that they can क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन स्मॉल टेबल सो दैट दे कैन इंगेज इन स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, कह रहा है छात्रों की छोटी मेज में इर्द गिर्द बैठाया जाता है ताकि वे लघु समूह चर्चा कर सके। देखिए सवाल करिए। फिर तीसरा कह रहा है कि कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास बैठते हैं जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। कह रहा है कि सम स्टूडेंट इज क्लोज टुगेदर इन ए सर्किल इन द सेंटर ऑफ क्लासरूम while the rest of students stand at the back of classroom and observe the group discussion। तो यहाँ पर ये होता है,
ठीक है, जिसमें तो यहाँ और ये हो जाता है। फिर इसमें कहता है कि छात्र क्षैतिज पंक्तियों में बैठते हैं ताकि वे साथ साथ एक दूसरे को देख सके, लेकिन इससे समूह चर्चा संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला जो फिश बॉल ड्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वे में काम करता है कि इसमें की कक्षा संरचना की फिश बॉल शैली के अंतर्गत कुछ छात्र जो हैं कक्षा के बीच में एक घेरे में पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। इस प्रकार की शैली के प्रयोग से छात्र की अधिगम प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बैठेगा आपका। अब चलते हैं 59 में कहता है कि आपसे कहता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू द कह रहा है कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित होता है। तो पहला कह रहा है कि सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, क्या कह रहा, सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, कह रहा देश की सामाजिक व्यवस्था। दूसरा कह रहा है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, समाज की आर्थिक स्थिति से। तीसरा आपसे कह रहा है प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से। चौथा आपसे कह रहा है एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षणिक व्यवस्था से। तो याद रखिए सर्वाधिक शक्तिशाली कारक जो होता है एजुकेशनल सिस्टम होता है, इससे बड़ा सिस्टम कोई होता ही नहीं। तो ये इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफेक्टिवनेस, कह रहा है आपसे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ क्या कह रहा है कि शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। किस रूप में किया जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि कोर्स कवरेज मतलब विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर कंप्लीट होने में। फिर कह रहा है स्टूडेंट इंटरेस्ट, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर। तीसरा कह रहा है लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में दिख रहा है। और देखते हैं लेकिन चौथा भी देखें, कह रहे यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, कह रहे कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर नहीं, उनका आउटकम कैसा मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 60 का आपका करेक्ट है। फिर हम लोग चलते 61 में कह रहा है, आप देखिए दो सेंटेंस आपको दिए, उसमें से सही और गलत का फैसला करना। कह रहा है कि ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग रीजन आर, ये कह रहा है आर लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, कह रहा है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, जब क्योंकि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन होती है, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन क्या होती है, इसमें कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। ये वाला ये तो सही कह रहा है, लेकिन कह रहा है अधिगम को उपयोगी होने के लिए आवश्यक रूप से शिक्षण से उत्पन्न होना चाहिए। ये नहीं सही है भाई कि अधिगम हो, जरूरी नहीं कि कोई शिक्षण कोई ट्रेंड हो टीचिंग करे तभी वो हो। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत। यहाँ पे देखो ये गलत है, आर ये गलत हो गया। कह रहा है कि ये और दोनों ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ सही है कि ए सही है परंतु आर गलत है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ए सही है और आर आपका गलत है आपका। अब चलते 62 पर। 62 में कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग फॉर योर आंसर, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए, निम्नलिखित कोड का चयन कर अपना उत्तर दीजिए। कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड देयर यूज, कह रहा है शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग करना है। दूसरा कह रहा है देखिए, कह रहा है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कार्य की पहचान करनी है आपको। ठीक है, हमको और आपको जो है ऐसे चीजों को सिलेक्ट करना है जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाए आपका। ठीक है, तो क्या पहला क्या आपसे क्या कह रहा है, पहला आपसे कह रहा है आपसे शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग
एक हो गया। फिर बी कह रहा है कि विद्यालय समुदाय संपर्क करना, मतलब स्कूल कम्युनिटी लिंकेज आपसे कह रहा है। तीसरा आपसे कह रहा है इंटरेस्ट टू पेरेंट इन द स्कूल प्रोग्राम, स्कूल प्रोग्राम। तो यहाँ पर जब टीचर भी रुचि, घर के मतलब गार्जियंस भी अगर रुचि लेंगे बालकों के पढ़ाने लिखाने में, तो वो ज्यादा इफेक्टिव। तो सी वाला तो बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है, सी जहां हो उसको पकड़ लो। सी वाले को चलो, सी वाले से हमने पकड़ लिया, नीचे के दो है हम लोग के, सी वाले पकड़ लिया हमने। ठीक ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया। फिर इसके बाद आपसे क्या कहता है, डी वाले में क्या कह रहा है कि शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, ये कोई खास बात नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद ई वाले में क्या कह रहा है, कह रहा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति। ठीक है, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलम एक्टिविटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका सी और ई जहां पर हो उनको ले लो। सी और ई साथ में कहा है, सी डी है, ई है, सी और ई, सी और ई यहाँ पर है आपका डी वाले में, सी और ई यहाँ पर है। और तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बैठेगा। बी विद्यालय समुदाय संपर्क, यहाँ पे ये भी आपका इंपॉर्टेंट वे में काम आपका करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट बैठेगा आपका। चलिए अब 63 की तरफ हम चलते हैं। 63 में आपको देखिए क्या कह रहा है, 63 में कह रहा है, आपसे कह रहा है कि below are given a number of key behavioral as well as helpful behaviors of effectiveness of teaching based on research evidence. Identify those which are key behavior and indicate your answer by selecting from the code। कह रहा है कि नीचे शोध साक्ष्य क्या दिए, नीचे शोध साक्ष्य आपके दिए हो, उससे यहां भी बात कर रहा, कह रहा है कि नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावोत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं। उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार है और अपना उत्तर कूट का चयन करके दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें सबसे पहले कह रहा है स्ट्रक्चरिंग थॉट कमेंट्स बाय द टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज टू कम। क्या बताया जाना है इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियों द्वारा संरचना करना। ठीक है, टिप्पणियों द्वारा संरचना करना। अब देखिए आपको इंपॉर्टेंट वे में देखना है कि प्रभाव सबसे टीचिंग बिहेवियर इफेक्टिव हो, उसी के लिए सब जगह पूछे यार की पॉइंट क्या होगा, की बिहेवियर्स क्या होगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि क्वेश्चनिंग थॉट कंटेंट एंड प्रोसेस लेवल क्वेश्चन। कह रहा है कि विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना। अब प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इफेक्टिव क्लासरूम के लिए। तो आपका बी नंबर 2 वाला जहां हो उसको पकड़ लो। नंबर 2 वाला कहाँ है, कहाँ है, तो नंबर 2 वाला जहां हो उसको पकड़ लो। 2 वाला भी है, चलो 2 वाला प्रश्न पूछना। लेकिन कह रहा है सहायक व्यवहार। आप देखिए व्यवहार सहायक व्यवहार है, चलो 2 भी हमने देख लिया। फिर तीसरा कह रहा है कि लेसन क्लियरिटी इम्प्लाइंग द एक्सटेंट टू विच प्रेजेंटेशन आर नॉट इन्वॉल्व। कह रहा है कि पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं हो वहां तक बालकों को बताना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 3 नंबर। फिर कह रहा है कि probing which implies statement to encourage student to elaborate। कह रहे कि पृच्छापरकता जिसका प्रयोजन है छात्रों का अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करना। तो छात्रों जब अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करते हैं तब ये बात कहते हैं। तो ये आपके शिक्षक व्यवहार में नहीं आता है। तो चौथा आप काट दो, चौथा ये कर दिया, चौथा ये कर दिया, आपका चौथा ये नहीं करे। तो चौथे से आप पकड़ सकते हो कि आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है छात्रों को अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करना। तो छात्रों को नहीं, टीचर के बिहेवियर को देखा जा रहा है। ठीक है, पांचवा कह रहा है कि अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब छात्र संगत कार्य पर हो। संलिप्तता दर मतलब कि टीचर कह रहा है कि इंगेजमेंट रेट डिवोटेड
टू लर्निंग व्हेन स्टूडेंट आर एक्चुअली ऑन टास्क जब उनको दिया जाए तो उसमें इन्वॉल्वेशन कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट वे में देखना होता है हम लोग। फिर आपसे छठवां क्या कह रहा है कि रेट एट विच स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड करेक्टली कॉम्प्रीहेंड असाइनमेंट एंड एक्सरसाइज, वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्यों कट रहा है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है आपका, इसलिए चौथे ऑप्शन जिसके साथ है वो सब कट रहे हैं आपके। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका ज्यादा परफेक्ट रूप से सही बैठ रहा है। आपका क्या है, सी वाला ऑप्शन आपका ज्यादा परफेक्ट रूप से बैठ रहा है, सी वाला ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट 64 की तरफ। 64 में क्या कहता है कि ए यूनिवर्सिटी टीचर conduct research study where lecture cum demonstration method is used to assess the effect on student level of participation in term of the socio-economic status of their family and its habits, which variable in this study will be called an independent वेरिएबल। कहता है कि विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन करना प्रारंभ किया, ठीक, जिसमें कह रहा है कि जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके कह रहा कि और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया है। इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहा जाएगा, तो यहाँ पर व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका। दूसरा कह रहा है स्टूडेंट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, विद्यार्थियों का सहभागिता स्तर। तीसरा आपसे कह रहा है उनके परिवार का सामाजिक स्तर। फिर कह रहा है परिवार का आवास, तो परिवार का आवास तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि लेक्चर देना है तो लेक्चर हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते तो हम स्वतंत्र होते हैं किसी भी चीज के लिए लेक्चर को देने के लिए, इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा आपका, व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति। अब चलते हैं 65 की तरफ। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड करेक्ट व्हेन टीएल मॉडल इज अधेयर्ड टू। कह रहा है कि जब टीएल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा। तो देखिए किसे टीएल मॉडल एक प्रकार का दृष्टिकोण, एक प्रकार का अप्रोच होता है, उपागम होता है, जहां पर शिक्षण अधिगम वातावरण को बेहतर बनाया जाता है और इसमें शिक्षकों और जो स्टूडेंट होते हैं उन दोनों के व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। इसलिए टीएल मॉडल शिक्षण और अधिगम में अभिन्न अंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों का यहाँ पे इन्वॉल्वेशन होता है, इसलिए कहते हैं टीचिंग एंड लर्निंग आर इन इंटेग्रल रिलेशनशिप। कहते हैं शिक्षण और अधिगम में अमित्र संबंध होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन होगा, जबकि स्वतंत्र कार्य है आपका, कह रहा कोई अधिगम ना कोई होने पर कोई शिक्षण कहा जाता है, ये भी नहीं होगा दीवार में। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपको आएगा। में भी आपके सामने मैंने 15 क्वेश्चन रखे हैं और 15 क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली तरीके से रखा है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों के साथ करिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय।